नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 15 अप्रैल को, दूसरे चरण में 19 तारीख को, तीसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को और चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 2 मई को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। हर चरण में नामांकन के लिए 2 दिन रखे गए हैं, तो महीने भर में पूरी प्रक्रिया अप्रैल में संपन्न हो जाएगी और 2 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। और पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी और एसपी दोनों ने ही जीत का दावा किया है। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, आप जानते हैं, बूथ स्तर पे हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार है। और कोई भी चुनाव हो, किसी तरह का भी चुनाव हो, कार्यकर्ता हमेशा मजबूती से लगे रहते हैं और हर चुनाव जीत के आते हैं। ये भी चुनाव हम जीत के आएंगे। पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। चाहे वो कितना भी पुलिस का दुरुपयोग कर ले, कितना भी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, कितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया है, युवकों के साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है। कोई काम नहीं किया है, सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायती इलेक्शन में अपना परचम लहराएगी। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, मगर इन सब के बीच एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना पर आज की 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर के सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राज्यों को कोविड से निपटने के लिए सभी तरह के फैसले लेने की छूट दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पाबंदी लगाने का विचार कर सकते हैं। आने वाले त्योहारों में होली, शब बारात और ईद उल फितर के मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि भीड़ पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार कदम उठाए। यूपी में आज लखनऊ के 2 सरकारी दफ्तरों में कोरोना के कई नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में सचिवालय और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के कई कर्मचारी और अधिकारी पॉजिटिव पाए गए हैं। सचिवालय में 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के 5 बड़े ऑफिसर और 5 कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए और सरकार के सख्त आदेश कोविड के प्रोटोकॉल को पालन कराने के। इस सब के बीच में एक जो बड़ी खबर आई वो ये कि मथुरा से एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन मिला है, वेरिएंट मिला है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ के बरसाना के एक गांव में ये स्ट्रेन मिला है। इसके बाद पूरे गांव की पड़ताल की जा रही है। आने वाले होलिका दहन, शब बारात और होली के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी फील्ड के हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कमिश्नर हैं, एडीजी जोन हैं, रेंज प्रमुख हैं और जिला प्रमुख हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 के जो निर्देश हैं भारत सरकार के और राज्य सरकार के, उसका पालन करते हुए त्योहारों के दौरान सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था बनाई जाए। और यूपी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने भी कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि कुंभ को देखते हुए सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा और बिना इसके एंट्री नहीं दी जाएगी। मेरे सामने पहला जो ये है प्राथमिक स्वास्थ्य, क्योंकि कोविड है, कोरोना है और एक समय 0 हो गया था, लेकिन अब फिर थोड़ा सा शुरू हुआ है। उसके लिए भी हमने यही कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसका हमको पालन करना चाहिए, 100% पालन करना चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से भी सबको, आम जनता को, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, ऐसा एक जो करना चाहिए। तो और माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया। यूपी सरकार ने कोर्ट से अंसारी को पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने की मांग की थी। पंजाब सरकार और अंसारी ने यूपी की याचिका का विरोध किया था।
अंसारी उगाही के कथित मामले में जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। अब प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ये तय करेगा कि यूपी के किस जेल में रखा जाए। उसे बांदा जेल में शिफ्ट करने की फिलहाल बात कही जा रही है। पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके यह बताया गया कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुख्तार अंसारी ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि चूंकि उत्तर प्रदेश में उनके कई दुश्मन हैं, लिहाजा वो फिलहाल उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर उनकी जान को खतरा है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क देते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर है। ऐसे में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में अहम फैसला देते हुए जो बाहुबली विधायक हैं और अपराधी मुख्तार अंसारी हैं, उनको 2 हफ्ते के भीतर पंजाब से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने का फैसला सुना चुकी है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और योगी से लगता है डर मुख्तार अंसारी को, ये बात कही है कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने। मुख्तार अंसारी को अब उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, यह भी कहा है। ये इस शासन में मुख्तार को डर लग रहा है, योगी से मुख्तार को डर लग रहा है, सीएम योगी से मुख्तार को डर लग रहा है। जी, उत्तर प्रदेश नहीं आने का यही था कि वो आज योगी जी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो लग रहा है कि डर रहा है, इसीलिए नहीं आना चाह रहे। इसीलिए वो नहीं आना चाह रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर हैं। ढाका के एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। जश्न के इस मौके पर पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि बांग्लादेश पहुंचे। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद अपनी इस पहली विदेश यात्रा के दौरान पीएम दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के मकसद से कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी के यहां कई प्रोग्राम्स हैं। और बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर नेशनल परेड ग्राउंड में बोलते हुए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना उनके जीवन के पहले आंदोलनों में से एक था। उनकी उम्र 20 से 22 साल रही होगी जब उन्होंने और उनके साथियों ने बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था और जेल भी उन्हें हुई थी। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंदो हल्दर जी ने कहा था, एक সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না, আমরা তোমাদের ভুলবো না। और किसानों के भारत बंद का आज मिला जुला असर दिखा। यूपी के 2 शहर मेरठ और गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। मेरठ में किसानों ने 6 जगहों पर चक्का जाम किया। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसान दिल्ली बॉर्डर से पीछे नहीं हटेंगे।
वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे रहे। किसानों ने रोड ब्लॉक किया, ढोल नगाड़ों के साथ गाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक वो यहां डटे रहेंगे। अब बिजनौर में भारत बंद के दौरान कुछ किसान उग्र हो गए। बैराज रोड पर कृषि कानून के विरोध में किसानों ने सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद रास्ते से गुजर रहे कुछ राहगीरों से किसानों की झड़प भी हो गई। गुस्साए किसानों ने राहगीर को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि घटना के बाद जहां कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो कुछ लोग तमाशबीन भी बने रहे और वीडियो बनाते रहे। मुजफ्फरनगर में बेकाबू होकर एक तेज रफ्तार कार गली के एक घर में जा टकराई। कार की चपेट में आने से एक साइकिल सवार छात्रा को मामूली चोट आई। वहीं हादसे में कार चालक बाल बाल बचा, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से तेज रफ्तार कार घर से जाकर टकरा गई, ये देखिए। और वहां सामने से आ रही साइकिल सवार छात्रा उसकी चपेट में आ गई। गनीमत रही कि हादसे में छात्रा को मामूली चोट ही आई। बाल बाल बची छात्रा। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। वेलकम बैक। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। स्वामी चिन्मयानंद बरी कर दिए गए हैं। स्वामी चिन्मयानंद को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया है। शारीरिक शोषण का मामला था जिसमें आरोप लगा था। इस केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया है। आरोपी लड़की और उसका साथी भी बरी कर दिए गए हैं। लड़की पर था रंगदारी मांगने का आरोप। लखनऊ से बड़ी खबर। स्वामी चिन्मयानंद बरी कर दिए गए सभी आरोपों से। शारीरिक शोषण के मामले में बरी किए गए हैं और स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के मामले में भी पीड़िता और उसके साथी बरी कर दिए गए हैं। शाहजहांपुर में लॉ कॉलेज की छात्रा ने लगाया था शारीरिक शोषण का आरोप। स्वामी चिन्मयानंद को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया है। रंगदारी मामले के सभी रंगदारी मामले मांगने के भी आरोपों में बरी कर दिया है। ऋषभ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से। ऋषभ, काफी चर्चा में रहा था यह पूरा मामला, लेकिन सबके सब बरी कर दिया गया। जी अजय, देखिए जैसे ही मामला ये चर्चा में आया था, एफआईआर दर्ज हो गई थी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ रेप के आरोपों में, शारीरिक शोषण के आरोपों में। इसके साथ ही चिन्मयानंद की ओर से भी पीड़िता और उसके साथियों के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की भी एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, जिसको पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल कर लिया। जिसके बाद ये बात बिल्कुल साबित हो गई थी कि पीड़िता ने अपने साथियों के मिलकर एक साजिश रची और स्वामी चिन्मयानंद को फंसाकर उनसे कोशिश कर रही थी 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने की। तो कुल मिला के जैसे ही मामला कोर्ट में पहुंच, पीड़िता ने अपनी ओर से हलफनामा भी दिया, अपने आरोपों को विड्रॉ किया, जिसके बाद चिन्मयानंद को बरी किया गया और चिन्मयानंद की ओर से भी ऐसी कवायद की गई, जिसके बाद पूरा मामला नल एंड वॉइड हो गया है। दोनों तो पीड़िता ने अपने आरोप वापस लिए और बरी हो गए हैं अब स्वामी चिन्मयानंद और ये पूरा मामला रफा दफा। जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला।